साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से और आज के हमारे जो गेस्ट हैं चर्चा के लिए बहुजनों और वंचितों और देश के मुद्दों पर, वो हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत साधुवाद आपका बुलाने के लिए। सर, आज का जो सवाल है वो बहुत ही एक अहम सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और ले लेते हैं। अभी देखिए, वहाँ पर अभी भाजपा की सरकार है एमपी में। एमपी का एक सोशल मीडिया से हमको एक अभी वीडियो मिली है, किस तरीके से हमारे लोगों के साथ शोषण हो रहा है, पुलिस किस तरह का उसके साथ बिहेव करती है। दो घटनाएं अभी लेटेस्ट की हैं मेरे पास। एक, मध्य प्रदेश में बंदूक के नोक पर ले जाके एक यंग लड़की का किडनैप करके और उसको एक ट्यूबवेल पे जाके बंद कर दिया जाता है। और जब वहाँ पर वो बात फैलती है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट आपके जैसे, हमारे जैसे जब लोग थाने पहुँचते हैं, तब जाके एफआईआर होती है और एफआईआर में किडनैपिंग ना लगा करके और दूसरी धाराएं लगाई जाती हैं। तो ये इसको किस तरह से इसका हल निकाला जाए? सरकार जहां भी, जबकि वो संगठन के लोग गए एफआईआर कर, जहां भी बीजेपी की सरकार है, पूरी गवर्नमेंट को, पूरी पुलिस वालों को ऑर्डर है। देखिए, मैं पुलिस वालों को दोषी नहीं मानता, पुलिस वालों को तो ऑर्डर मिला हुआ है। कौन वर्दी पहन के बहन बेटी को वो करेगा? किस पुलिस वालों में इतनी हिम्मत है? अरे वो वर्दी पहनता संविधान की कसम खा के, उसको ऑर्डर मिला हुआ है, वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। उस ऑर्डर फॉलो कर रहा है उस नेता का, उस पार्टी के होल्ड का, जो पार्टी है वहाँ बीजेपी, जो नेता है, नेता का कॉल आता है, उसे अपने बच्चे पाल लें। उसे आपने देखा होगा कितने सारे मर्डर करा दिए। गुजरात में मर्डर हुआ, संजीव भट्ट जेल में बंद रहा, नहीं कितने सारे ये आईएएस वगैरह जो सरकार के खिलाफ गए हैं, जो सरकारों के खिलाफ गए हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उनको मार दिया गया है। जज को मार दिया गया। जस्टिस लोहिया का क्या हुआ? कैसे मारा गया उनको? भाई, बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता जो है, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के उत्पीड़न की बात करती है, बचाने की बात करती है, ये जाति देख के काम कर रही है। ये काम मुझे बताइए, पिछले 10 साल से, 15 साल से, जब से हम ये उसमें हैं, इस चीज़ में लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, मैंने नहीं देखा कि किसी ठाकुर की बेटी का रेप इस तरीके से हुआ हो, किसी ब्राह्मण की बेटी का, बनिए की बेटी का रेप हुआ हो और उसे एफआईआर के लिए 10 दिन लग गए हो, ये मतलब 4 दिन लग गए हो एफआईआर के लिए। अरे मतलब ही नहीं होता, हिम्मत ही नहीं है। वो समाज में मतलब इस तरीके से एक समाज में एक मतलब परसेप्शन बन गया है कि दलित की बेटी नहीं है, ये चारा हो गई है। वैसे ही सर, एक घटना भी हाथरस में हुई है जिसमें महिला है, वो महिला अपने एक पैथोलॉजी लैब चलाती है, उसके बाद में एक ब्राह्मण की लैब है, उसकी चल नहीं पा रही थी, उसका बिहेव ठीक नहीं रहा होगा या वो उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, तो उसने उस के लैब को बंद कराने के लिए उस महिला को ही शाम को जाते टाइम रास्ते से उठा लिया और ऐसे रस्सी का फंदा बांध के ऐसे डाला और खींच लिया और उसका पूरा यहाँ पूरा बॉडी पे पूरा रस्सी ऐसे खिंची हुई है और मतलब रस्सी से छिल गया है पूरा, और वो बेहोशी की हालत में मिली। वहाँ पर भी अब ये आदमी, एक आदमी काम नहीं कर सकता। देखिए पुलिस किस तरह से काम कर रही है बहुजन समाज के साथ, वंचितों के साथ। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। बाइक पर ले जाके उसको बोरी की तरह डाल करके लेके भी गए हैं। सिर्फ एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है अभी, वो भी वहाँ पर कुछ लोग सामाजिक एक्टिविस्ट उस परिवार के साथ खड़े हुए, थाने गए, भागा दौड़ी की, तब जाकर के एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है। तो ये यूपी की घटना है, जहाँ वो मोदी ये कह रहा है ना, और योगी ये कह रहा है कि देश में सबसे वहाँ पर शासन, सुशासन व्यवस्था, सबका विकास, सबका भला करने की जो बात हो रही है, कहाँ है वो? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पे मेन एससी जो जाटव है, मैं खुल के कह रहा हूँ, जो जाटव है, दलितों में तो बहुत लोग आ जाते हैं, जो जाटव है, तो आप तो डिवाइड कर रहे हैं सर। मैं पिट कौन रहा है? हाँ, रोड पे कौन है? संघर्ष कौन कर रहा है? पिट कौन रहा है? कहाँ पे? 90% तो जाटव पिट रहा है, 90% पिट रहा है। आपने कब देखा इसमें किसी लुहार को पिटते हुए, किसी धानुक को पिटते हुए, किसी धोबी को पिटते हुए? जी जी। कब देखा आपने किसी कोई पासी को पिटते हुए? कब देखा आपने? सबसे ज्यादा जो पिटाई हो रही है, सबसे ज्यादा वो जाटव की पिट रही है। जाटव पिट रहा है, जाटव इनकी आंखों में खटक रहा है। और ये फांसी का फंदा जो आपने देखा, वो घुमा के क्यों उसके गले में क्यों डाला? किसी सरदार के डाल के देखिए, आप में हिम्मत नहीं है। आप किसी डाल के देखिए, किसी मतलब मुस्लिम के गले में हिम्मत नहीं है।
आप मतलब किसी कृष्ण के में डाल के देखिए, आपको केवल ये चारा है, ये जब से सरकार आई है 2014 से, दलित केवल इनके लिए चारा है। और जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, खासतौर से जाटव जाति चारा बन गई है इनके लिए, चारा बन गई है। और ये चारा यूं बन गई है क्योंकि डिवाइडेशन है, भटकाव है। ये जो पॉलिटिशियन है ना, इन हरामखोर नालायक पॉलिटिशियन है, जो ये बदतमीज नालायक पॉलिटिशियन है, नामर्द जो है, जो पॉलिटिशियन है, जो बीजेपी में या और पार्टियों में बैठे हुए हैं, इनका मुंह नहीं खुलता है। ये पूरी की पूरी जो दलित है, जो जाटव, जो SC ST के दम पे, जो रिजर्व कोटे से पार्लियामेंट में बैठ गया और बाबा साहब के संविधान की वजह से साला मंत्री बन गया वो जाके। और जब उसके समाज की बहन बेटी की बारातें रोकी जाती हैं, रेप होता है, जलाया जाता है, जमीनें पर कब्जे होते हैं, उनको मारा जाता है, आए दिन उनका शोषण होता है जाति के नाम पे, तो वो उस हरामखोर का मुंह नहीं खुलता। उसका चुप्पी समाज को झेलनी पड़ती है। अगर वो अपना मुंह खोलता है, अगर पार्लियामेंट में वो अपना मुंह खोले, पार्टी में मुंह खोले, तो ये शायद समाज पिटना बंद हो जाए। मतलब जहां पर भी है, जिस संगठन में भी है, अगर तुम प्रतिनिधि बन गए तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी तुम उस चीज को आवाज उठाओ, वहां के पुलिस अफसरों को फोन करो। और इसमें सारी पार्टी आती है, मैं कह रहा हूँ XYZ सारी पार्टी आती है, टोटल जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें लोग जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। सर मैं समझता हूँ अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी घटना पे अगर एक SSP या एक DM को फोन कर दे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसमें एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये काम हम खुद चैनल के माध्यम से, जब हमारे फोन पे इतना एक्शन होता है तो एक सांसद के पे कितना बड़ा एक्शन होगा। तो रात को फोन कर दे, 24 घंटे कभी फोन कर दे, ACP हिल जाएगा, वहां का प्रशासन हिल जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है। यस। तो सर ये देखिए, ये तो थी हमारी चर्चा डॉक्टर साहब के साथ बहुजनों के और देश के मुद्दों पर, जिस तरह के हालात इस देश में पैदा हो गए हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब दिल्ली रहते हैं और मैं भी दिल्ली रहता हूं, तो डॉक्टर साहब दिल्ली के इलेक्शन पे भी एक चर्चा हो जाए। दिल्ली के इलेक्शन में बड़ा घमासान हो रहा है। आप पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इधर बसपा, इधर आज़ाद समाज पार्टी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली में जो इलेक्शन है, 10 साल इस सरकार को हो गए हैं जी, और 10 साल का जो निचोड़ है वो मतलब कुछ ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो मतलब उसे सही नहीं कह सकते आकलन जो है, क्योंकि इसमें एक तो आदमी आता है ना एक झूठ के रास्ते से। आपने केजरीवाल जी का देखा होगा, स्टार्टिंग में जब ये आंदोलन में थे, इनकी बहुत सारी वीडियो अभी वायरल भी हो रही हैं कि मैं VIP कल्चर ख़त्म कर दूंगा अगर मैं राजनीति में मैं आया, मैं कामयाब हुआ, मैं CM बना, तो मैं इस देश में जो VIP कल्चर है मैं उसको पूरा क्रैश कर दूँ। करप्शन, VIP कल्चर, पहले VIP एंड करप्शन। हाँ। और तो लोगों को लगा कि यार ये तो एक नई राजनीति है, बंदा लाल बत्ती नहीं लेगा, बंदा गाड़ी नहीं लेगा, बंदा तो ऑटो में चलेगा, देश का पैसा बचेगा, बंदा देश का पैसा बचेगा, इनमें तो बड़ी देश का पैसा बचेगा। और जो है वो मतलब बंगला नहीं लेगा, उससे देश का पैसा बचेगा। एक रोड पर सरकार जनित योजनाओं में लगेगा। जिस तरह से उसने अनाउंस किया फ्री बिजली और फ्री पानी, जैसे मोदी साहब ने दिया ना अच्छे दिन का नारा, 15 लाख अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, तो वो लोग जो ना इसमें फंसे, उसको इसने डाइवर्ट किया। इसने केजरीवाल ने डाइवर्ट किया जी। और केजरीवाल जी तो, जबकि पहले अगर देखा जाए इनकी पृष्ठभूमि जो रही है, केजरीवाल जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने, मैं हिम्मत मानता हूँ केजरीवाल जी की, साहब कहा कि जी मैं तो, मेरी मम्मी, मेरे फादर और मैं, हम तो RSS के संगी हैं, पैदाइशी संगी हैं, और हम तो सनातनी और हम तो मनुवाद को मानने वाले हैं, साहब इन्होंने कहा। और दूसरा, मनुवाद तो नहीं कहा, सनातनी कहा, एक ही बात है। RSS में जाकर तो मनुवाद हो जाता है। सनातनी का मतलब ही मनुवाद कहना चाह रहे हैं आप क्या? RSS में जाके आप इंसान कहा रहे हैं? नहीं तो सनातनी भी तो हिंदू है ना, और हिंदू और मनुवाद तो मनुस्मृति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सनातनी को हिंदू देने में, सनातनी को मनुवाद कहने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक जैसे ही है, फर्क नहीं है। हाँ, तो वो सनातनी भी मनुस्मृति हो गया ना, मनुवादी हो गया, वही है, फर्क नहीं है जी। दूसरा, इस आदमी ने बड़ी ईमानदारी से, इस आदमी ने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी। कौन सी वाली? कि मैं रिजर्वेशन देश से खत्म कर दूंगा। JNU में यही था, JNU में यही था जिसने VC को छुट्टी। फिर इतने भारी भरकम से जीतते कैसे आ रहा है सर? बता, हमारे देश में ना लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। क्या है ना, गरीबी बहुत है दिल्ली में, बहुत, अभी 10,000 5,000 लोग कमाने वाले लोग हैं, बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं। तो वो जो एक फ्री की स्कीम आ गई कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, अब ये पता नहीं रहेगा दारू भी फ्री कर देगा। अगर ये नारा दे देता उस टाइम पे पहली बार में कि भाई एक बोतल पे एक फ्री होगी, तो हो सकता है कि लोग
कुछ बुद्धि जैसी नहीं, उसमें क्या गलत किया है सर? नहीं नहीं नहीं, आप हंसने की बात नहीं, मैं आपको लॉजिकली सवाल पूछ दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि दारू के साथ एक दारू फ्री करी, तो जो दारू खरीद रहा है उसका क्या, उसका दिमाग की बुद्धि खराब हो गई थी क्या? उस दारू को जो एक दिन का, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, अगर 150 रुपए का क्वार्टर पी रहा है, वो 100 का पी रहा है मान लीजिए, तो वो 100 का 100 फ्री मिल गया। वो रिक्शे वाला डेली महीने में 3000 रुपये खर्च कर रहा था ना दारू पे, 100 रुपये के हिसाब से। जब एक फ्री मिल गया तो तू 15 दिन में 15 दिन में तुम्हारे एक महीने में 1500 रुपये में ही काम चल रहा है, तो उसको बचा सकता था ना। अब ये क्या केजरीवाल थोड़ी उसको दिमाग देगा? देखिए, पहले क्या थे ना, दिल्ली में ठेके बहुत कम थे जी, बहुत कम ठेके थे। इनकी सरकार आते ही ठेके बहुत ज़्यादा हो गए, और ठेके भी कहाँ आए, कहाँ खुले? दलितों की बस्तियों में, माइनॉरिटी की बस्तियों में, ओबीसी की बस्तियों में, ज़्यादातर SC ST की बस्तियों में, माइनॉरिटी की बस्तियों में। और वहाँ पे उनके बच्चे कैसे होते हैं? जब आप ठेका उसके घर में ही खोल के दे दोगे, आपने एक भी ठेका सोसाइटी में नहीं खोला, क्यों? क्योंकि वहाँ की IW मजबूत है, वो पीते वो भी हैं, हाँ। लेकिन ठेका नहीं खुलने देगी। ठेका खोला आपने त्रिलोकपुरी में, कल्याणपुरी में, खिचड़ीपुर में, दो ठेके खोल जो दिए। पूरी है, जो पूरी है, जितनी भी पूरी है, झुग्गी झोंपड़ी में वंचित समाज रहता है। जब वंचित समाज रहता, अब वहाँ का जो यूथ है, जो बच्चा है, जो इस चीज़ से दूर है, अब वो इसके पास आ गया। किसी चीज़ को आप घर के करीब ले आओगे तो उसका मन करेगा, बहकेगा, मन, नाबालिग बच्चा है, बहकेगा। और जो उसकी पीने की क्षमता भी कम होगी, हो सकता है ज़्यादा बढ़ा दी, वो तो आपने डबल कर दिया ना उसको। लेकिन उसका जो दंश है, जिस घर में शराब पानी की तरह पी जाती हो, उस घर में महिलाओं का शोषण कितना होता है, आर्थिक शोषण कितना होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब होती है, आए दिन वायलेंस होता है, हत्याएं होती हैं, सुसाइड होती हैं, ये होता है। और ये हुआ है दिल्ली में, एवरीडे की रिपोर्ट है ये। और आपने वही काम किया, आपने सीधा एक उन बच्चों को बेरोजगार करने, मतलब उनको नशेड़ी बनाने का वो दे दिया। अरे आप जब शिक्षा का मॉडल लेके जा रहे थे कि मैं तो शिक्षा, देखिए इन्हीं का कहता जी शिक्षा दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप शिक्षा दे रहे हो, हम भी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक वही आदमी दूसरे हाथ से शराब बांट रहा है, एक हाथ से वो किताब बांट रहा है, एक हाथ से शराब बांट रहा है। ये लोगों में क्यों नहीं समझ है सर? लोगों को चुनना चाहिए ना, शिक्षा को चुन लो, शराब को मत चुनो। हमारे देश में भाई वो जो शिक्षा में पैसा लगा रहा है, वो सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है? शराब से आता है। तो शराब से कमा के इधर शिक्षा में लगा रहा था। प्रॉब्लम ठीक है, उन्होंने तो वोट दे दिया, अब वो शराब बांट रहा है, फ्री कर रहा है। ये पब्लिक को नहीं सोचना है, ये उसको सोचना है। पब्लिक ने तो वोट दिया है अपना, वोट इसलिए नहीं दिया, अगर पब्लिक को पता होता एक पे एक करेगा तो वही महिलाएं शायद उसका वोट नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा दर्द झेलती हैं इसका, बहुत ज़्यादा। परिवारों में जब झाँकोगे ना जिनके शराब पिए, मैं डॉक्टर को, मुझे पता है क्या होता है। एक वक्त का खाना नहीं होता जिस घर में शराब, जिस घर में उसका हस्बैंड पूरी तनख्वाह दारू में उड़ा देता है। दूसरा ये जो ना पूरी दिल्ली आपने देखा होगा, एक गली दिल्ली में ऐसी नहीं जो नई खुदी पड़ी हो, सोसाइटी छोड़ के जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सब खुदी पड़ी है। सर इसको किस तरह देख रहे हैं, जो उसने भी अनाउंस किया, जो पुजारी हैं, सनातन एक संस्था रजिस्टर्ड हो रही, बनाई जा रही है, उनके जो पुजारी हैं उनको 18,000 रुपये महीने दिया जाएगा। देखिए इन्हीं का स्टेट, मैं फिर कह रहा हूँ ये पलट, और लेकिन बात ये भी है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक गलत है, तो उससे पहले तो उसने मौलवियों को देना शुरू किया था। है क्या ना, सुनो, यही आदमी है जो हर बात को पलट जाता है। यही पलटू राम नहीं है, बहुत बहरूप है, गिरगिट की तरह। यही आदमी 1 साल पहले कह रहा था कि सरकारों का काम स्कूल बनाना है, हाँ। कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मंदिर बनाना नहीं है, पुजारी बनाना नहीं है, मौलवी बनाने नहीं है। नहीं, ये सरकार और उनको तनख्वाह दे रहा है। और अब यही आदमी तीर्थ यात्रा कराता है। हाँ। जो पैसा वहाँ लगना चाहिए विकास में, जो SC ST के विकास में लगना चाहिए, स्कॉलरशिप में जाना चाहिए जो पैसा, उस फंड को उठा के इसने सारे तीर्थ यात्रा करा रहा है। तो फिर योगी क्या गलत कर रहा है अगर वो स्नान करवा रहा है? वहाँ सेम है। 700 करोड़ 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, 5500 करोड़ योगी खर्च कर रहा है। इसे कहते हैं, वो तो ऑथेंटिक है, ये तो जो अनाउंसमेंट है उसका कितना होगा पता नहीं। रत्ना जी ये समझ लिए ना, उधार का कर्ज लेके घी पीना, ये कर्ज लेके घी पी रहे हैं दोनों, ये भी और वो भी। कितना कर्ज है इंडिया पे IMF का? कितना है? 205 लाख करोड़।
2 लाख करोड़ से भी ऊपर जी। हर बच्चे पे, भारत के जो पैदा होता है ना बच्चा, वो भी 40,000 रुपए कर्ज लेके पैदा हो रहा है इनकी मेहरबानी से। मतलब आपको क्या ये मतलब कोई पैसा वैसा है बाहर से उधार लेके, आप उधार लेके वहां पे महाकुंभ में और ये यहाँ दिल्ली में रेवड़ी बांटोगे? सर दिल्ली में तो 50-60% तो बहुजन समाज है, बल्कि 80% बहुजन समाज है। ये वोट क्यों कर रहा है उसको? ये मैंने कहा नहीं, ये क्या है, जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे, आइडियोलॉजी पर नहीं पढ़ोगे, आपको काशीराम को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिबा फुले को पढ़ना पड़ेगा। कभी जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे, भगत सिंह को नहीं पढ़ोगे, पेरियार को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अपनी वोट की वैल्यू क्या समझोगे? नहीं, उस वोट की वैल्यू वो ही समझेगा जो इन महापुरुषों को पढ़ेगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें फ्री में राशन दे देंगे। अच्छा सर, ये आपको नहीं लगता 7600 करोड़ रुपए पानी में नहाने के लिए बहाए जा रहे हैं, उससे कितने बड़े यूनिवर्सिटी बन सकते थे, कितने सैकड़ों यूनिवर्सिटी बन सकती थी, हजारों में बन सकती थी। गवर्नमेंट ने 27,000 स्कूल बंद करने वाली थी केवल फाइनेंस के अभाव में, कि उनको चलाने के लिए फंड नहीं है। उनको चलाने 27,000 स्कूलों को चलाने के लिए फंड नहीं है। और ये वो पैसा, हाँ। जब तुम्हारे पास स्कूलों के लिए पैसा नहीं है तो आपने वहां पे जो पैसा, अरे जिसको भी आस्था है गंगा में, कुंभ में, जिसको चला जाएगा, जाएगा कौन रोकेगा? कौन रोक रहा है? डेली जाते, रोज जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, हरिद्वार जाते हैं, पूरे भारत में लोग जहाँ भी गंगा निकली जाते हैं। सरकार क्या करती है उसमें? सरकार को रोल ही नहीं होता है, लेकिन सरकार ने वहां पे पूरा खजाना खोल दिया है। तो क्या धर्म की अफीम पिलाई जा रही है? केवल धर्म से, क्योंकि इस देश में आपको मालूम ही है बीजेपी जो आई है सत्ता में, जहां भी आ रही है वो केवल धर्म से आ रही है, हिंदू मुस्लिम करके आ रही है। और वो जो धर्म की अफीम जो ना चटा के पूरी तरह से धर्म की अफीम चटा रही। और धर्म से क्या, देखिए धर्म आस्था का विषय हो सकता है, मैं भी किसी धर्म को मानने वाला हूँ, वो भी किसी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन एक तरफ आप 27,000 स्कूल बंद करने वाले थे, नहीं आप फंड का वहाँ पे वो कर रहे थे, दूसरा आप वो कर रहे हो, तीसरा दिल्ली में जो केजरीवाल जी है जिन्होंने ये यात्रा मतलब शुरू करा दी है। अरे जिसको जाना है वो अपने पैसे से जाएगा। हाँ। तुम कौन होते हो? तुम उस टैक्स के पैसे को, जो पैसा धर्म में फूक रहे हो। 60,000 करोड़ रुपए जो 10 साल में रिलीज हुआ, 10 साल में 60,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ SC/ST फंड का, उस फंड को आपने क्या किया? धर्म के अफीम में बाहर है, फ्री में बांट दिया, और वो नुकसान हुआ SC/ST के बच्चों का। तो सर लोग करें तो करें क्या? वो जो मास्टर की जो उसका फॉर्मूला है, पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, जब आपकी दो पार्टियां यहाँ पे लड़ रही हैं, बसपा भी लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो फिर कैसे आपके पास कैसे है? ये बड़ा ही कठिन समस्या भी है और एक प्रश्न भी है। सुनिए, अभी दिल्ली में इलेक्शन है, हर बस्ती में नेता जाएंगे, नाक रगड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, माई बाप करेंगे एक फटे से फटे आदमी को, एक फटे से फटे झुग्गी वाले को, जिस पर कुछ नहीं होगा, निर्धन होगा, बहुत बुरी स्थिति रही होगी, कभी नहाया हो सकता 3 दिन में नहाया हो ठंडी में, उसके भी पैर पकड़ लेगा, उसके पैर चाट लेगा आज की कंडीशन में। जैसे मोदी जी वहाँ पैर धो रहे थे अपने सफाई करने का, ये तो बनारस में सीधी बात राजनीति। और वो ताकत कहाँ से मिली? वोट बैंक से, और वो मिली बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए नहीं गए, अरे तुम्हें यूज करना नहीं आ रहा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक तुम यूनाइट, दिल्ली में कितने SC है बल्क में ना, 18-20% है। अगर वो एकजुट हो जाता है तो केजरीवाल जी का तो नाड़ा ढीला हो जाएगा। आप जो मर्जी काम करा लीजिए, आप बीजेपी से जो मर्जी करा लीजिए, सरकार में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम है, समाज में प्रॉब्लम है। ये समाज को तय करना है कि काम कराना नहीं कराना। जब तुम उस वोट को बेचोगे दारू के नाम पे, 5 किलो राशन के नाम पे, एक टिकट के नाम पे नहीं, और जब फ्री के नाम पे, तब तुम सारी चीजों, बिजली पानी के नाम पे बेचना है। सरकार, ये जो पार्टियां हैं एक खरीद रही हैं, केवल वोट खरीद रही है तुम्हारा, स्कीम के नाम पे 21,000-2100 देंगे, 2500 देंगे, खरीदो तो नहीं है, ये तो मार्केट लगा दी है इन्होंने, पूरी मार्केट। एक आपने देखा होगा पीछे नाबालिग बच्ची को वहाँ उसकी सेवा में समर्पित कर दिया गया यूपी में, बाद में वो देखिए क्या है भारत में, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी, तो महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है क्या? लड़के, कोई भी बाप, कोई भी माँ अपनी 12 साल की बच्ची को, 13 साल की बच्ची को किसी नागा साधुओं को या किसी और को नहीं दे सकती। ये किस तरह से मोबिलाइज किया जाता है इन चीजों को? किस तरह से? कहीं ना कहीं लालच में,
कहीं प्रेशर में, जी। कहीं धर्म का लालच, कहीं हिप्नोटाइज करके, कहीं ना कहीं उनका एक माइंड गेम के माइंड ब्रेन वॉश किया है, उनका ब्रेन वॉश करके उस बच्ची ली। मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, तो ब्रेन वॉश कर रहे हो धर्म के नाम पे, अफीम धर्म के अफीम के नाम पे, या फिर पैसे का, वरना कोई 12 साल की बच्ची, या पैसे का खेल हुआ होगा। ये तो अरे उस पे तो केस होना चाहिए था। हाँ। वो देने वाले पे भी केस कहाँ हुआ? वो नहीं, मेरा मान जो कानून क्या सुझा, जो कोर्ट क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, बच्ची जब तक बालिग ना हो जाए, हाँ। वो कोई भी स्टेप नहीं ले सकती, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं है, उसका दिमाग मैच्योर नहीं है। माँ बाप के खिलाफ भी केस होना चाहिए। माँ बाप मैच्योर थे, माँ बाप की हिम्मत कैसे होगी वो अपने बच्चे को दे दें ऐसे? कहाँ दे रहे हैं वो, किसको दे रहे हैं? अरे वो नागा साधु है भाई, क्या नंगे रहते हैं वो, तो नंगे रहते हैं। वो बच्ची क्या करती है उसमें? ये तो भला हो कि हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाई है, आवाज उठाई है। मेरे दोस्त है, उन्होंने आवाज उठाई, राहुल नागपाल ने शो किया है, अपने उसमें किया है, मैं सल्यूट करता हूँ उसको, दोस्त है मेरा, थैंक्स है उसको, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई और बहुत सारे लोगों ने उस पर आवाज उठाई है। तो और आज मजबूर होगी सरकार, देखिए सरकार मजबूर होगी, और वो जो साधु नागा है वहां का जो पूरा तंत्र है वो मजबूर हुआ, और उसको जो नागा है, जो साधु, उसको वहां से निकाल दिया गया, जिसको टर्मिनेट कर दिया गया, जिसको लड़की सौंपी गई है, और वापस परिवार में दे दी गई लड़की को। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा को कौन बांधेगा? मैं कह रहा हूँ कोई माई का लाल अपनी बेटी को, बहन को देके जरा, अरे नहीं देगा, वो बालिग होने के बाद कहीं भी जा सकती है, 18 प्लस की हो जाए। ये कहीं ना कहीं एक तरह से सती प्रथा का जिंदा सती प्रथा, एक तो सती प्रथा मरे पे होती थी, बिल्कुल, ये तो जिंदा सती प्रथा चालू कर रहे हैं, जिंदा सती प्रथा चालू कर रहे हैं। देवदासी प्रथा, आपने देखा होगा, देवदासी प्रथा थी, वो चालू करने, वो थी ये परंपरा। अरे भैया देश, हम तो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, मोदी साहब हमारे विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत में ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया कि 13 साल की बच्ची को आप एडॉप्ट लोगे? नहीं, आप उनसे शादी बनाओगे उनको, 18-19 साल के बाद में वो अपनी मर्जी से जो भी बने, कानून भी ये उसको इजाजत देता है, वो फादर मदर के भी खिलाफ जा सकती है, जो वो बालिग हो जाती है। उतना उसमें दिमाग, अपने अच्छे बुरा सोचने का उसमें ब्रेन आ गया, दिमाग आ गया, वो कुछ भी करे, वो कर सकती है। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, मैं राजनीति, सही बताइएगा, मैं राजनीतिक आदमी, ये बहुजन से जुड़ा मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी जो सरकार जो चल रही है वो कमजोर होगी, कमजोर, वो सत्ता में मतलब मजबूती से नहीं आएगी। जैसे 400 पार का नारा था ना मोदी साहब का, और 249 पर रह गए थे, तो 239 पर रह गए थे, तो मुझे लग रहा है कि लेकिन अगर बीजेपी आ गई तो फिर ये लोग तो यहाँ पर भी महाकुंभ बना देंगे जमुना में, और शुरुआत हो गई है। यहाँ के राज्यपाल ने जिस तरह से वहाँ दिए पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया ना अयोध्या में, यहाँ पे उसने दिए जलाने शुरू कर दिए हैं सक्सेना ने। देखिए क्या है, वो भी संगी है। आप एक तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हो, आपने गरीब बना दिया। एक तरफ आप इतना सारा पैसा आप लगाने की तैयारी में हो, तो पहले वो 80 करोड़ जो लोग हैं जो राशन फ्री में खा रहे हैं, नहीं जो गरीब है, आपकी नज़र में जो गरीब है, जो अपने बच्चों को पेट नहीं पाल सकते, 5 किलो अगर आप ना दो तो वो शायद हो सकता है सुसाइड ना कर लें, क्योंकि जब तक आपका 5 किलो राशन उनको नहीं मिलेगा तो उनके घर के चूल्हे नहीं जलते। जिस देश में आपने ये परंपरा डाल दी हो, उस देश में अब हजारों करोड़ रुपए आप किसी भी इवेंट पे कैसे लगा सकते हो? ये तो देश का भी अपमान है, और जो देश की जो 140 करोड़ जनता है उसका भी अपमान है। धार्मिक आस्था पर चोट करते हैं, आप सावधान रहिएगा। मैं तो सबके धर्म की आस्था पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पे आप देश को दाव पे नहीं ला सकते, आस्था के नाम पे आप देश के फ्यूचर को दाव पे नहीं ला सकते, आस्था के नाम पे जो हिंदू मुस्लिम है देश में उसको आप बिल्कुल भी दाव पे नहीं लगा सकते। ये जो विषय है आस्था का हो सकता है और ये बर्बादी का नहीं हो सकता। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर जे.के. गौतम साहब को, बहुत बेबाकी से बात रखते हैं और बात ही नहीं करते, उस पर काम भी करते हैं, तो बहुत बहुत उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। अपना कीमती टाइम निकाल करके, क्लिनिक बंद करके अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए बीच बीच में कभी आते हैं चैनल पर, और वैसे फिजिकली भी जिस इस तरह के केस होते हैं, जैसे पीछे अभी बनारस में हुआ, हमारे वहाँ कुछ बच्चों को मनुस्मृति वाले दिन एक मीटिंग के तहत जेल भेज दिया गया, उस पर भी जैसे हमने डॉक्टर साहब को बताया, हमारी न्यूज़ भी पहुँची डॉक्टर साहब के पास, वहाँ पर भी उन्होंने कई वकीलों से बात करके उस टीम में वकीलों को और जोड़ा गया, और थोड़ा सा हैप्पीनेस की बात यह है कि इसमें उन बच्चों की बेल होने की खबर आ गई है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद आपका।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह बहुजनों पर होने वाले शोषण, अत्याचार और अंधविश्वास के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।